एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसके टॉपिक का नाम है संसदीय अधिकारी। देखिए, संसदीय अधिकारी इस बार के 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर भी 3 टॉपिक आपको दिया है कि संसदीय अधिकारी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो पहला आता है संसदीय अध्यक्ष, दूसरा आता है संसदीय उपाध्यक्ष और तीसरा आता है संसदीय सचिव। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें इन्हीं तीनों पॉइंटों के बारे में विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि संसदीय अधिकारी मतलब संसदीय ऑफिसर के में आपको संसदीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के बारे में ही जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संसदीय अध्यक्ष से शुरुआत करते हैं। इसका इतिहास कैसा है? तो देखिए, लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा हेतु एक सभापति एवं एक उपसभापति होता है। ध्यान समझिएगा, जो निम्न सदन होता है जिसे लोकसभा कहते हैं, उसके लिए एक अध्यक्ष की और एक उपाध्यक्ष की जरूरत होती है। वहीं पे उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के लिए एक सभापति और एक उपसभापति की आवश्यकता होता है। दूसरे नंबर पे हम अगर बात कर ले तो भारत में ये वर्ष 1921 में, याद रखिएगा, भारत के 1921वीं समय की बात है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन हुआ, मतलब निर्माण किया गया। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का शुरुआत यहीं से किया गया। कब से? 1921 से। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, 1 नंबर में ये पूछा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसी प्रावधान के अंतर्गत 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की निर्माण की गई थी। उस समय क्या था? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो क्रमशः अर्थात प्रेसिडेंट तथा 1947 तक चला। 1947 तक ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला प्रथा चला था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या हुआ? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः, इनके नामों को बदल के क्या कर दिया गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया कि प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को बदलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में बदल दिया गया। देखिए, यहां पे एक चीज समझना है, यहां पे ये जो प्रेसिडेंट है हमारा, इसे हम राष्ट्रपति और मतलब कि जो उपाध्यक्ष है उसे उपराष्ट्रपति नहीं। देखिए, ये हमारे ऑफिसर्स हैं, संसद के ऑफिसर हैं। ज्यादातर बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन कर लेते हैं कि ये राष्ट्रपति तो नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कहा गया है, जो कि संसद के अंदर काम करते हैं। तो ये संसदीय अध्यक्ष थे। अब हम देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और बात कर लेते हैं। ये देखिए, देश के सर्वोच्च विधायी निकाय है। आपको तो पता है, जनप्रतिनिधि है, जनता इन्हें चुन के भेजता है, तो ये सर्वोच्च विधायी के रूप में जाने जाते हैं। अपने अध्यक्ष का चुनाव भी करती है। ये जो सर्वोच्च विधायी होते हैं लोकसभा के सांसद, ये अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो संसद के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करते हैं। प्रतिदिन जितने भी कार्य संसद भवन में, लोकसभा में होता है, उन सभी का अध्यक्षता करना भी इनका कार्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, चयन जो है, वो प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है। इनका कार्य है कि ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करे। हालांकि अध्यक्ष चुने जाने के लिए, अगर मतलब ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष चुने जाने के लिए कुछ योग्यता वगैरह भी चाहिए क्या, तो विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन पास ही बंदा इसमें अध्यक्ष बनेगा। फिर भी यह पद के लिए संविधान और देश के कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति को वरीय क्रम में रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कानून का अच्छा समझ है, जो समाज की भलाई का कार्य कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को इस पद के लिए चुना जाता है। हालांकि ऐसा कुछ मान्यता है नहीं, हमारा संविधान ये नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसे व्यक्ति ही चाहिए, किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे अच्छे समाज के, बेहतरीन समाज के लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि उस व्यक्ति को संविधान, देश के कानून की अच्छी समझ हो। देखिए, ये जो अध्यक्ष का निर्माण होता है ना, इनका कार्यकाल जो है, ये देखिए चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक, मतलब 5 वर्ष तक, जैसे कि और सभी चीजों का होता है, 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ये बात सब याद रखिएगा बिल्कुल आप। अब देखिए, हम संसदीय उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष की बात तो हमने कर लिया,
अब हम संसदीय उपाध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से ही किया जाता है। पहले किसका चुनाव? पहले प्रेसिडेंट का चुनाव, फिर डिप्टी प्रेसिडेंट का चुनाव इन्हीं लोगों के माध्यम से किया जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है वो अध्यक्ष द्वारा मतलब निर्धारित की जाती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा इनके चुनाव के, इनके निर्माण की तारीख को निर्धारित किया जाता है। किसके चुनाव के? उपाध्यक्ष के चुनाव के। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और अध्यक्ष जो है इसका जो चुनाव तिथि है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करवाते हैं। 10वीं लोकसभा तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर जो है वो सत्ताधारी दल से चुने जाते हैं, अर्थात जिनकी सरकार वहां पे जीतती है, जिनका सरकार चुनाव जीत के आता है, बहुमत प्राप्त करके आता है, वही प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष का जो है वो चुनाव करते हैं। देखिए, लोकसभा के बाद यह आम सहमति रही है कि अध्यक्ष का जो पद है वो सत्ता पक्ष अर्थात गठबंधन और उपाध्यक्ष का जो पद है वो मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिए। लोकसभा के बाद ये क्या बनी? सहमति बनी, आपस में ही लोगों के बैठ के सहमति बनी, सांसदों के बीच की सहमति बनी कि अध्यक्ष का जो पद है मतलब जो सीट है वो पक्ष गठबंधन की ओर और उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्षी दल मतलब विपरीत जो एंटी पार्टी के दल है उनको दिया जाना चाहिए। अब हम इनके कार्यकाल की अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। किसके कार्यकाल की? उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष के कार्यकाल की बात हमने कर लिया है, उनके कार्यकाल की जो अवधि थी वो 5 वर्ष की थी। अब हम उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अध्यक्ष की तरह ही अर्थात प्रेसिडेंट की तरह ही उपाध्यक्ष भी आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, मतलब उपाध्यक्ष भी 5 वर्ष तक अपने सीट पर बना रहता है। उपाध्यक्ष जो है वो निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद पहले खाली कर सकता है। क्या क्या है वो? तो पहला तो है यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे हटना पड़ेगा। दूसरा है यदि वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है मतलब रिजाइन कर देता है तब भी वह हट सकता है। तीसरा हमारा है यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, मतलब जितने भी सांसद हैं वो अगर चाहे तो इन्हें अपने सीट से हटा सकते हैं। किसे? उपाध्यक्ष को। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के साथ उन्हें उनके सीट से हटना पड़ सकता है। ऐसा प्रस्ताव जो है वो उपाध्यक्ष को 14 दिन की अग्रिम सूचना के बाद ही पेश किया जा सकता है। 14 दिन की सूचना पहले देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे आगे पास किया जाता है। तो ये आपने देखा उपाध्यक्ष के कार्यकाल। हम आगे अब संसदीय सचिव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पे ये भी संसदीय अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। संसदीय सचिव विधानमंडल का एक सदस्य होता है जो अपने कार्यों द्वारा अपने से वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है। देखिए, सचिव जो होता है ये भी विधानमंडल का एक सदस्य होता है और इसका काम क्या है? अपने से बड़े बड़े मंत्रियों को सहायता प्रदान करना। मूल रूप से इस पद का निर्माण का उद्देश्य भावी मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिए किया गया था। देखिए, जो मंत्रिमंडल होता है उसके जो मंत्री लोग होते हैं उनको ज्ञान देने के लिए ही संसदीय सचिव का निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 239 AA4 के तहत संसदीय सचिव मंत्री नहीं माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो संसदीय सचिव होते हैं उन्हें मंत्री नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ध्यान से समझिएगा, जो संसदीय सचिव होते हैं वो मंत्री नहीं होते, क्योंकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, किंतु इन्हें मंत्री जैसी सुविधाएं प्राप्त होती है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, मंत्री तो होते नहीं है लेकिन इनकी सुविधा जो होती है वो मंत्री जैसी होती है। किसकी? संसदीय सचिव की। ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका अगर आप सही तरीके से इन चीजों को समझ ले। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपके 11वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस का रामबाण जो कहते हैं ना, जड़ी बूटी है ये। इसके अलावा आप देख लीजिए, अनुच्छेद 164(1)A निर्दिष्ट करता है, बताता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें हमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी कई बार डिस्कशन कर लिया है कि अनुच्छेद जो है हमारा संविधान 164, ध्यान रखिएगा 1A क्या कहता है?
कि मुख्यमंत्री को मिला के मंत्रियों की संख्या जो है वो विधानसभा की जो कुल जनसंख्या होगी उससे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा संसदीय सचिव के बारे में। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आपको ये अधिकारी हैं, उनके 3 पार्ट हैं, संसदीय अध्यक्ष, संसदीय उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव। इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया गया, इनके कार्यकाल के बारे में बता दिया गया, इनके चुनाव के बारे में बता दिया गया, इनकी शक्ति के बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।